नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे समास। तो आइए देखते हैं समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी परिभाषा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर समास। समास का मूल अर्थ होता है संक्षेप करना। समास का मूल अर्थ होता है संक्षेप करना। दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप करना या संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप में करना या संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। आइए अब जानते हैं समास के प्रकार को। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और लास्ट और छठा समास तत्पुरुष समास। तो आइए देखते हैं सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास। इसके परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण कौन से हैं। अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे उसका उदाहरण से आइए समझते हैं। पद, विग्रह और हिंदी अर्थ। पद हो गया यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति। उसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। उसका हिंदी अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक, एकम एकम प्रति एकम, यानी कि हर एक। उसका हिंदी अर्थ होगा हर एक। अगला उदाहरण है प्रतिदिनम, दीनम दीनम प्रतिदिनम। इसका हिंदी अर्थ होगा प्रत्येक दिन। उपतटम, तटस्य समीपे उपतटम। इसका हिंदी अर्थ है तट के समीप। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा समास कर्मधारय समास। इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, नील कमल। तो नील कमल, इसका ये जैसे कि ये कमल है तो कमल कैसा है? नीला। इसकी कमल की विशेषता है नीला। नीला विशेषण शब्द है और ये विशेष्य है। कमल विशेष शब्द है और नीला विशेषण है। नीला क्या है? कमल की विशेषता बता रहा है। कमल है लेकिन कमल किस प्रकार का है? किस रंग का? नीले रंग का। कमल की विशेषता नीला है। तो ये हुआ पहला पद और ये हुआ दूसरा पद। तो पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। उसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं। पीताम्बर, जिसका अर्थ है पीला वस्त्र। पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र। वस्त्र है लेकिन वस्त्र कैसा है? पीला है। तो यह पीला विशेषण है और वस्त्र विशेष्य। यह पहला पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ। जैसे इस समास का पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेष्य है। यानी कि वस्त्र, वस्त्र कैसा है? पीला वस्त्र है। वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है पीला। नीलाश्व, नीलाश्व का अर्थ होगा नीला घोड़ा। घोड़ा है लेकिन कैसा है? नीला। पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा नीला है। आइए अगला समास देखते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान न होकर बल्कि उससे निकलने वाला अर्थ अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें ये कह रहा है कि दोनों पद, इसका जो पहला पद और दूसरा पद, जैसे ये पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि इससे जो अर्थ निकलता है वह तीसरा वाला पद प्रधान होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र।
यहाँ पर भी पीताम्बर था, कर्मधारय में भी, यहाँ भी पीला वस्त्र है और यहाँ भी पीला वस्त्र है। पीताम्बर पीला वस्त्र, ये विशेषण है और ये विशेष्य, लेकिन यहाँ पर इसका महत्व नहीं है। ये दोनों पद प्रधान नहीं है। इससे निकलने वाला अर्थात इसका जो अर्थ निकलेगा वही प्रधान पद होगा। पीला वस्त्र, तो इसका अर्थ होगा पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जो भगवान जी थे वह पीताम्बर धारण करते थे, पीताम्बर पहनते थे, इसीलिए पीताम्बर यानी पीला वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन इसका उदाहरण है, इसका अर्थ है 10 है मुख जिसका, 10 मुख है जिसका वह, अर्थात रावण का 10 मुख था, 10 है मुख जिसका अर्थात रावण। इसका हम यदि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 मुख। 10 मुख अर्थात 10 मुख है जिसका अर्थात रावण। चंद्रशेखर जिसके सर पर चंद्रमा है, इसका अर्थ है चंद्रशेखर का अर्थ है जिसके सिर पर चंद्रमा है वह, अर्थात महादेव। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा शोभित होता है। और अगला उदाहरण देखते हैं, गजानन गज के समान मुख है जिसके, अर्थात श्री गणेश। गज मतलब हाथी होता है, हाथी के समान मुख है जिसके, अर्थात श्री गणेश। तो आप समझ गए होंगे बहुब्रीहि समास को अच्छी तरह से। इसका दोनों पद प्रधान न होकर न पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद, इसका निकलने वाला तीसरा पद प्रधान होता है। तो आइए देखते हैं अगला समास। चौथा समास है द्विगु समास। चौथा है हमारा द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची व दूसरा पद विशेषण होता है। इस समास का पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद विशेषण होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे पंचवटी में 5 रास्तों का समूह, पंचवटी में 5 रास्तों का समूह। तो पहला पद संख्यावाची है, 5 है, 5 रास्तों का समूह। अगला उदाहरण त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। 3 यह संख्यावाची शब्द है। 9 ग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह। तो 9 यहाँ पर संख्यावाची शब्द है। तो इस प्रकार जहाँ पर भी संख्यावाची शब्द आए, संख्यावाची उदाहरण आए, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यह द्विगु समास है। अगला समास देखते हैं, 5वां है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इसके मध्य में च तथा और छिपा रहता है। देखिए बहुब्रीहि समास में था, दोनों पद प्रधान नहीं थे, उससे निकलने वाला तीसरा पद प्रधान था। लेकिन द्वंद्व समास में ये है कि इसका दोनों पद प्रधान है, इसका दोनों पद प्रधान है, पहला भी और दूसरा भी, लेकिन उसके बीच में च तथा और छिपा रहता है। आइए उदाहरण से अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे पितरौ, माता और पिता। पितरौ माता और पिता, माता च पिता च। तो जैसे इसका हम लिखेंगे तो पितरौ, इसका हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता, बीच में और छिपा है,
बीच में च छिपा है। उसी तरह अगला हरि हरव। हरि मतलब विष्णु, हरव मतलब शंकर, विष्णु और शंकर। हरिश्च हर च, च और च तथा और का लोप है बीच में। तो इस तरह के जहाँ पर उदाहरण मिले तो आप समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में और तथा च छिपा रहता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आइए देखते हैं अंतिम और छठे नंबर का समास, तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथमा तथा संबोधन को छोड़कर बाकी सारी विभक्तियों का लोप होता है। इस समास में प्रथमा तथा संबोधन को छोड़कर बाकी सारी विभक्तियों का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर है षष्ठी तत्पुरुष। राजा का पुत्र, यहाँ पर कौन सा कारक है? जैसे आप लोग ने तो कारक पढ़ा ही होगा या कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का की के। राजा का, राजा, राजा की, राजा के। इस तरह राजा का पुत्र यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। गुरुवे नमः, इसका अर्थ होगा गुरु के लिए नमस्कार। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा? फिर हम विभक्ति को देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर के लिए आ रहा है। तो कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। गुरु के लिए नमस्कार, गुरुवे नमः। अश्वात् बधितः, अश्वात् बधितः यानी कि इसका अर्थ है घोड़े से गिरा, घोड़े से गिरा। यहाँ है पंचमी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से, आपादान से, जहाँ आपादान से रहता है वहाँ अलगाव होने की कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है यानी पंचमी तत्पुरुष। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए अपने कमेंट के माध्यम से और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।